मेरा नाम भावना है। शाम 4 बजे का टाइम हो रहा था और मुझे अपने घर की फिक्र हो रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं अपनी 16 साल की बेटी को लेकर ऑटो से उतर रही थी। मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करवाने लगी, क्योंकि सामने ही अस्पताल बना हुआ था। मुझे इन दिनों अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी बेटी के पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। यह दर्द कैसा था, किस चीज़ का था, यह बात अभी कंफर्म नहीं हो पाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड बताया था और मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर के पास आई थी। अभी तक तो मैं अपनी बेटी को पेट के दर्द की दवाई देकर सुला देती थी, लेकिन आज का दर्द बहुत ज्यादा तेज उठा था, जिससे मेरी बेटी बहुत रो रही थी। मैंने कई दिनों पहले ही अपनी बेटी को डॉक्टर को के यहाँ दिखा रखा था, क्योंकि वही तो मेरा एक लौता सहारा थी। उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाता तो मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर भागती रहती थी। हर रात मेरी बेटी के पेट में दर्द होता था, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जा रही थी, ताकि उसका सही से इलाज हो सके। यह डॉक्टर बहुत अच्छी थी और उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। यह अस्पताल मेरे घर के पास ही बना हुआ था और बाकी के अस्पताल और क्लिनिक मेरे घर से काफ़ी दूर थे, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को डॉक्टर प्रीति के पास लाई थी। जब मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे एक डॉक्टर के क्लिनिक में लेकर दाखिल हुई तो वहाँ पर बैठी हुई सारी औरतें ने मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देखा था। मैं भी अपनी बेटी का नंबर लगवाकर खामोशी से बैठ गई थी। मेरी बेटी को अभी भी दर्द हो रहा था। वह दर्द से कर्रा रही थी। मैंने उससे कहा कि डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देंगी, तुम परेशान मत हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि औरतें मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से क्यों देख रही है। फिर एक औरत जो मेरे बराबर में बैठी हुई थी, उसने मुझसे धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दिया और उसने बातों ही बातों में एक ऐसी बात कही जिससे मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती थी। मन तो कर रहा था कि इस औरत से अलग बैठ जाऊं, पर क्या करूं। इस औरत से मैं यहाँ पर लड़ भी नहीं सकती थी। उस औरत ने मुझसे कहा था कि बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेकर आई हो, कहीं तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। उस औरत की यह बात सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उससे कहा कि आप यह कैसी बात कर रही हो कि आपके पास कोई बेटी नहीं है, जो आप मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। मेरी बात सुनकर उस औरत ने कहा कि जब अपनी जवान बेटी को तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर आओगी तो तुम्हें लोग घूर घूर कर ही देखेंगे और तुम्हें इस तरह की बातें ही सुनने को मिलेगी। इस औरत की बातों से मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने सोचा कि दुनिया में किस तरह के घटिया लोग मौजूद है, जिन्हें सामने वाले की फीलिंग्स समझ नहीं आती। औरत से कोई बात नहीं की उस औरत से, क्योंकि मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब मेरा नंबर भी आ गया था। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। मैं अंदर जाने के बजाय अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर ले आई थी, क्योंकि मुझे इस औरत की बातें और वहाँ पर बैठे हुए लोगों की नजरें परेशानी में डाल रही थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गई थी। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी। वह बहुत
दर्द से बुरी तरह से रो रही थी और चिल्ला रही थी, और उसका दर्द किसी भी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मजबूर होकर मैं फिर से अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर प्रीति के पास उसके ही क्लिनिक पर चली गई। डॉक्टर प्रीति ने मेरी बेटी का चेकअप किया और फौरन ही एक अल्ट्रासाउंड लिख दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ही पता चल सकेगा कि यह दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब मैं अपनी बेटी की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर प्रीति को दिखाने गई तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया उससे सुनकर तो मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं भी अभी के अभी खुदकुशी कर लूं। लेकिन क्योंकि यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मुझे अपनी जिंदगी बहुत बुरी लगने लगी थी। क्योंकि डॉक्टर प्रीति ने मुझे बताया था, मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर प्रीति से कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो बहुत मासूम है और ना वह बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, वह बहुत मासूम है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और मुझे कुछ पता कैसे नहीं चल सका, क्योंकि मैं तो 24 घंटे अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने रखती हूँ। डॉक्टर प्रीति ने सवाल किया कि आपने कोई लापरवाही बरती है। मैं अपनी बेटी की तरफ से कभी भी कोई लापरवाही नहीं करती थी। डॉक्टर प्रीति के सवाल पर मैं खामोश हो गई थी। मैं सारा दिन घर पर ही रहती थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए अपना मन बहलाने के लिए छत पर चली जाती थी। हमारा तो मोहल्ला भी बहुत अच्छा था और मुझे अपने सारे पड़ोसियों पर बहुत भरोसा था। कभी ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था। मेरी बात पर डॉक्टर प्रीति ने कहा कि कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारी बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। डॉक्टर प्रीति ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी और मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बेटी को दवाई देकर सुला दी थी। शाम के 6 बज रहे थे। मैं सोच कर पागल हुए जा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ कैसे हो सकता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरा देवर आ खड़ा हुआ है। मैंने उसे घर का राशन लाने के लिए भेजा था। वह अब काम पर भी जाने लगा था और अपने कमाए हुए पैसे मेरे हाथ पर लाकर रखता था। अपने देवर को देखकर मुझे सबसे पहला ख्याल अपनी बेटी का ही आया था और उसी टाइम मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद अपनी बेटी की मुजरिम बन गई हूँ। लेकिन मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा देवर ही है। आखिर इसके अलावा और कोई भी कैसे हो सकता है। मैंने इसे मासूम और लाचार समझकर अपने घर में सहारा दिया था। मैंने फौरन ही उसके हाथ से सामान लेकर फेंक दिया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? आखिर क्या किया है तुमने? वह हैरान होकर मुझे देखे जा रहा था। मैं दबी आवाज में उससे सवाल कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मोहल्ले में मेरी बेटी की बदनामी हो। मेरे चीखने से उनको भी पता चल जाना था। पहले ही क्लिनिक पर बैठी उस औरत की आवाज मेरे कान में आ रही थी। जब सिर्फ मुझसे एक औरत की बात बर्दाश्त नहीं हो सकती तो फिर मैं कैसे सारी दुनिया वालों की बातें कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने अपने देवर का गिरेबान
पकड़कर उसे घर के अंदर धकेल दिया और गुस्से में आकर अपने देवर को पकड़कर बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मेरा देवर बार बार कह रहा था कि भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप आखिर मुझे मेरी कौन सी गलती की सजा दे रही हो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कम से कम मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने किया क्या है। लेकिन मुझे अपने देवर पर किसी तरह का तरस रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बेटी का गुनहगार और कोई नहीं, वही है, वही उसका आरोपी है, यही है। उसको बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मैं फुट फुट कर रोने लगी। मुझे लगा कि मेरा देवर भाग जाएगा, लेकिन वह भागा नहीं था, बल्कि वहीं पर बैठकर मुझे रोता हुआ देख रहा था। मुझसे अब अपने देवर को इस घर में बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। मैंने उससे कहा कि निकल जाओ, अब भी कभी मेरे घर से निकल जाओ और अब कभी दोबारा पलटकर मेरे पास नहीं आना। तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारी भाभी और तुम्हारी भतीजी भी मर गई। समझ लेना कि तुम भी हमारे लिए मर गए, इसलिए दोबारा पलटकर हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बला से तुम कहीं भी जाओ। मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन मैं एक ऐसी औरत थी जिसके पास मर्द का सहारा नहीं था, तभी तो उसको अपने घर में जगह दी थी, क्योंकि यह भी तो हमारा अपना था। मैं कमरे में आ गई जहां पर मेरी बेटी सो रही थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए सोचा कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। ये समाज वाले मेरी बेटी को इस तरह से कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो पहले ही से ही मेरी बेटी लाचार है, दूसरा उस पर यह भी अत्याचार हो गया था। आज से 4 महीना पहले की बात है, जब मैं अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लग गई थी। मैं अपनी बेटी के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी, क्योंकि मेरी बेटी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। पति भी इस दुनिया से मुझे छोड़कर चला गया था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था। उसे जो किराया आता था उससे अपना गुजर बसर कर रही थी, जो हम दोनों माँ बेटी के लिए काफी था। मेरा भी अपना इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि मैं भी अनाथ थी। मुझ जैसी अनाथ से ही मेरे पति ने शादी की थी। मैं अपने घर में अपनी 16 साल की बेटी के साथ रहती थी। मेरी जिंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह गुजर रही थी। मेरे परिवार में मैं, मेरा पति और मेरी एक बेटी थी। इसके अलावा मुझे कोई दूसरी औलाद नहीं हुई थी। मेरी बेटी 16 साल की हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बस मेरी बेटी के अंदर एक ही कमी थी कि वह सुन नहीं सकती थी और ना ही बोल सकती थी। अपनी बेटी की इस बीमारी के लिए मैंने उसका काफ़ी इलाज करवाया था, लेकिन वह पैदाइशी तौर पर ऐसी थी, इसलिए उसका इलाज होना नामुमकिन था। मेरा ससुराल गांव था, लेकिन मेरा पति यहाँ शहर में नौकरी करता था, इसलिए हम लोग यहीं पर ही रहते थे। मेरे सास ससुर बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरे पति उन्हें यहाँ से पैसा कमाकर भेजते थे। हम लोग भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे। मेरा पति बड़ी ही मेहनत से पैसा कमाता था और आधे से कम हम लोग के पास बचता था, जिसमें हम अपना गुजारा करते थे। फिलहाल जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे पति का एक छोटा भाई भी था। उसकी उम्र 20-22 साल थी। वह जवान था। मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। हालांकि उससे पहले मेरे ससुर की मौत हो चुकी थी और अभी हाल फिलहाल में मेरी सास की भी मौत हो गई थी।
मेरा देवर बहुत ही सीधा था और वह अब गांव के मकान में अकेला रह गया था। वह गांव में अकेला परेशानी भरी जिंदगी गुजार रहा था। इसलिए लोगों ने तय किया कि उसे उसके शहर में रहने वाली भाभी के पास भेज दिया जाए। अभी मेरा देवर हमारे घर पर रहने के लिए नहीं आया था, अभी तो गांव में ही रह रहा था। लेकिन उसने फोन करके बता दिया था कि गांव के लोग उसे यहाँ पर भेज रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में रहते हुए तुम्हारी जिंदगी लावारिसों की तरह गुजर रही है। मेरा देवर कोई काम काज नहीं करता था क्योंकि उसके माता पिता ने छोटा होने की वजह से इससे इतना प्यार किया था कि उनके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया था। वैसे तो उसके अंदर कोई बुरी हरकत या आदतें नहीं थी, लेकिन वह बस सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। उस बेचारे को कोई खाना तक नहीं देने वाला था। गांव के आस पड़ोसी ही उससे कभी कभी खाना दे जाते थे, तब तक वह खा लेता था, वरना भूखा ही रहता था। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपने देवर को यहीं पर मेरे पास बुला लेती हूँ। मुझे भी तो किसी मर्द का सहारा चाहिए था। मेरे पति के मरने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह अपने देवर का भी एहसास कर सकती थी, क्योंकि जब हम खुद अकेले रहते हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है। मैंने भी यही सोचा कि मेरा जवान देवर अकेला रहता है, उसको भी तो किसी के सहारे की ज़रूरत है। फिर मैंने उसे अपने घर बुला लिया था। आज से 4 महीने पहले की बात है, जब मैंने अपने देवर को घर बुला लिया था। उसका नाम विकास था। उसे देखकर मुझे कोई खास खुशी तो नहीं हुई थी, क्योंकि वह कुछ कमाता ही नहीं था। मेरी जान को ही एक फैमिली मेंबर बढ़ गया था। आजकल महंगाई की वजह से वैसे भी खर्च इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अपना गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा है। मैंने सोच लिया था कि चलो मेरे लिए कोई एक सहारा बन गया। तड़पती कड़कती हुई धूप में मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर मेरा 20-22 साल का जवान देवर खड़ा हुआ था। वह मुझे देखते ही खुश हो गया था और मेरी बेटी के लिए फ्रूट्स लेकर और कुछ मिठाइयाँ लेकर आया हुआ था। वह मुझे बहुत ज़्यादा भूखा लग रहा था। घर आते ही सबसे पहले मैंने उसे खाना खिलाया, क्योंकि दोपहर का टाइम था और इस टाइम हम लोग भी खाना खा रहे थे। मेरा देवर जैसे बेचैन होकर खाना खा रहा था। उस बेचारे को देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया, क्योंकि लोग तो उसे बासी और रूखा सूखा खाना ही दिया करते थे। मेरे हाथ का टेस्टी और ताज़ा खाना खाकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और मेरे हाथ के खाने की बार बार तारीफ किए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसने पेट भरकर खाना खाया है। वह बेचारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, तो दिख भी रहा था। अपने देवर को घर में रखने से मेरा भी फायदा हुआ था कि मैं बाजार के बार बार चक्कर लगाती थी। मुझे कोई सामान लाना होता तो मैं अकेले ही बाजार जाकर लेकर आती थी। ऊपर से मुझे अपनी बेटी की भी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि वो घर में अकेली थी। मैं अपनी बेटी को दवाई देकर सुला दिया करती थी और फिर घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर ही घर से बाहर निकलती थी। मुझे बार बार अपनी बेटी की फिक्र सताती थी और फिर मैं थक भी जाती थी। अब मैंने सोच लिया था कि ये सारे काम मेरा देवर ही किया करेगा। मेरे देवर को घर में आए हुए 2 दिन हो गए थे। मुझे अच्छा लग रहा था कि वह मेरे हर काम में मेरा हाथ बटा रहा था। मेरे बिना कहे ही वह हर काम को कर दिया करता था। उसे भी लग रहा था कि कहीं मैं भाभी पर बोझ न बन जाऊं, इसलिए वह हर काम कर रहा था, घर का भी और बाहर का भी।
मेरे साथ साथ घर की साफ सफाई भी करवाया करता था और खाने में भी मेरा हाथ बटा दिया करता था। मुझे खुशी होती थी उसे इतनी मेहनत करते हुए देखकर। मुझे अच्छा महसूस होता था। वह बेचारा रात को बार बार उठकर घर के दरवाजे पर भी पहरा दिया करता था कि कहीं चोर वगैरह अंदर ना आ जाए, क्योंकि रात को मैं सोने जाती तो इसी फिक्र में मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन जब से मेरा देवर घर आया था, मैं सुकून की नींद ले रही थी। लेकिन मैं इस तरह से अपने देवर पर इतनी ज़्यादा भरोसा भी तो नहीं कर सकती थी। पता नहीं जाने क्यों मुझे अपने देवर को देखते ही उस पर भरोसा हो जाया करता था। वह भाभी भाभी कहता हुआ बार बार मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मेरे घर में एक छोटी सी बैठक बनी हुई थी। मैंने उसको वहीं पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मेरी जवान बेटी का साथ था। मैं उसे अपने कमरे में तो नहीं सुला सकती थी, और ऊपर वाला पोर्शन मैंने किराया पर दिया हुआ था। उसमें किराएदार रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में जाने का रास्ता भी अलग था, इसलिए नीचे से मैं दरवाज़ा बंद रखती थी। मेरे घर में जो किराएदार रहते थे उन्होंने कहा था कि अगर आपका देवर मेरे साथ मेरी दुकान पर बैठ जाया करे तो मैं उसे पैसे दे दिया करूँगा। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने देवर से इस बारे में बात करके बताऊंगी। मेरा देवर जब सब्जी लेकर घर आया तो मैंने उसे इस बारे में बताया था, और वह इस काम के लिए फौरन तैयार हो गया था, क्योंकि उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। मेरे देवर ने काम पर जाना भी शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। उसमें आगे की कहानी पूरी है। कहानी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने 2 पार्ट बनाया हुआ है।